हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ने मेरा अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है सब देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला कि आप जाके देख सकते हैं। यहां तक जो दोस्तों मैंने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर खत्म कर दिया और दोस्तों फिजिक्स का भी पहला चैप्टर मैंने प्रकाश का परावर्तन खत्म कर चुका हूं। अब दोस्तों मैं स्टार्ट किया हूं प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्कशन में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 जो है वो प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन में बताया गया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों कुछ मैंने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टोटल क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन को। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आज हम देखते हैं हिस्ट्री का जो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हुआ है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रपद। दोस्तों इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों 2 क्लास दोस्तों हमको लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, यूरोप में राष्ट्रपद का टोटल इंपॉर्टेंस पॉइंट देखने में, जिससे दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव घुमा के भी पूछ देता है तो आप उसको अच्छे से उसको लिख सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों ये सब पॉइंट्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप मेरे पॉइंट को अच्छे से देखिए और दोस्तों अच्छे से समझ, इससे दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों हम अपने इस वीडियो को आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूरोप के राष्ट्रपद का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो दोस्तों 2 दिन का हमारा ये क्लास होगा यूरोप में राष्ट्रपद का। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो इसमें दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए दोस्तों यूरोप में राष्ट्रपद क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपद हमारा होता क्या है। जो यूरोप में राष्ट्रपद का जो दोस्तों राष्ट्रपद शब्द है ये क्या होता है। तो दोस्तों राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। दोस्तों राष्ट्रवाद कहाँ विकसित होते हैं? भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। दोस्तों आपसे इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, इसको लिखिएगा। दोस्तों राष्ट्रवाद क्या होता है इसको लिखिएगा। तो दोस्तों राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। तो राष्ट्रवाद का आप आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में क्या सब सहायक होते हैं। तो राष्ट्रवाद दोस्तों यूरोप में जो राष्ट्रपति चेतना की शुरुआत जो है वो फ्रांस से हुई थी। तो दोस्तों यूरोप में राष्ट्रपति चेतना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस। इसको दोस्तों आप फर्स्ट पॉइंट को याद रखिए। तो दोस्तों आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है कि यूरोप में राष्ट्रपति चेतना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों आपका आंसर दे सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रपति चेतना का शुरुआत फ्रांस से हुई थी। आपका दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन चुका है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। राष्ट्रवाद का जो विकास है उसमें क्या सब सहायक तत्व है। तो दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद में सहायक तत्व, राष्ट्रवाद का सहायक तत्व दोस्तों क्या है? पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पुनर्जागरण, जो दोस्तों फिर से जागा जाता है उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। दूसरा दोस्तों क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। दूसरा दोस्तों क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? नेपोलियन के सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। फोर्थ दोस्तों हमारा क्या है? मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। उसका दोस्तों तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। और दोस्तों छठा जो है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी। तो यहाँ मेटरनिक लिखा गया दोस्तों, इस ये जो पॉइंट हमारे मेटरनिक हो जाएगा। तो मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी। तो दोस्तों हमसे अगर पूछ देगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के क्या सब सहायक तत्व है, तो उसमें दोस्तों हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दोस्तों हम लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं दोस्तों पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उसका दोस्तों मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच, उसका दोस्तों तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, उसका दोस्तों मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चेतना का परिणाम क्या सब हुआ। और दोस्तों राष्ट्रपति चेतना का, तो दोस्तों हम देखते हैं 1830 के क्रांति के कारण। तो दोस्तों इसके कारण थे, इसके दोस्तों 3 कारण थे जिसके कारण दोस्तों 1830 की जुलाई क्रांति हुई। तो दोस्तों इसका पहला कारण था मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। और दूसरा था चार्ल्स दशम एवं पोलिगनिक का निरंकुश शासन। और इसका थर्ड पॉइंट था दोस्तों उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्गीय व्यवस्था का विरोध।
तो 1830 के कितने क्रांति क्रांति के क्या सब कारण थे? 203 कारण थे। मेटरनिटी की प्रतिक्रियावादी, चार्ल्स दशम एवं पुणे का निरंकुश शासन, और दूसरा थर्ड जो है उदारवादियों द्वारा विजातीय वर्ग की व्यवस्था का विरोध। और चलिए दोस्तों इसका हम परिणाम जानते हैं। तो दोस्तों 1830 के क्रांति का जो परिणाम था वो दोस्तों निम्न में पहला दोस्तों है लुई फिलिप शासन बना और चार्ल्स दशम इंग्लैंड पलायन कर गया। दोस्तों 1830 के क्रांति के बाद जो उसका परिणाम हुआ उसमें दोस्तों क्या हुआ कि लुई फिलिप का किसका दोस्तों शासन आया। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि 1830 के जुलाई क्रांति के बाद किसका शासन बना। तो इसमें दोस्तों हम लिख सकते हैं कि 1830 के जुलाई क्रांति के बाद दोस्तों लुई फिलिप का शासन बना और दोस्तों चार्ल्स दशम जो उस समय जो बैठे हुए थे शासन पर, वो दोस्तों इंग्लैंड के लिए और पलायन कर गया। दोस्तों उसने अपना गद्दी त्याग दिया। तो दोस्तों हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। पहला इसमें दोस्तों बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका छुपा हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूछा हुआ है और 1830 की जुलाई क्रांति जो है किसकी प्रतिक्रियावादी नीति के कारण हुआ। तो दोस्तों मेटरनिटी की। तो आपसे पूछ सकता है कि 1830 की क्रांति के बाद कौन किसका शासन आया। तो दोस्तों 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप का शासन आया। चलिए उसके बाद हम दूसरा जानते हैं कि इसमें परिणाम क्या हुआ। दोस्तों दूसरा हुआ दोस्तों उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना। उसका दोस्तों क्या हुआ हमारा उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था। और थर्ड हमारा क्या हुआ मेटरनिक व्यवस्था की चुनौती। थर्ड क्या है दोस्तों हमारा मेटरनिक व्यवस्था की चुनौती। और दोस्तों फोर्थ दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों राजशाही एवं चर्च प्रभाव को चुनौती। तो फोर्थ क्या हो गया दोस्तों हमारा राजशाही एवं चर्च प्रभाव की चुनौती। तो दोस्तों ये राष्ट्रवादी चेतना के परिणाम का दोस्तों क्या था 1830 की जुलाई की क्रांति। तो दोस्तों राष्ट्रवादी चेतना के बाद 1830 की जुलाई क्रांति के बाद दोस्तों एक और क्रांति हुई वो दोस्तों 1848 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों क्रांति कब हुई 1848 ईस्वी में इस जुलाई क्रांति के बाद। दोस्तों 1830 का दूसरा नाम क्या है दोस्तों जुलाई क्रांति। और दोस्तों इस स्लाइड में आपको दोस्तों टोटल 3 ऑब्जेक्टिव बने जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इस स्लाइड को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए और दोस्तों अगर आपको इसको उतारना हो तो दोस्तों आप इस वीडियो से उसको आप उसका स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक के ले सकते हैं और दोस्तों इसको आप अपने फोन में कैप्चर कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति चेतना के परिणाम के। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं 1848 की क्रांति। दूसरा दोस्तों हमारा क्या था 1848 की क्रांति। ये दोस्तों दूसरा जगह दूसरा दोस्तों हमारे साथ 1848 की क्रांति। दोस्तों इसके कारण क्या थे 1848 के क्रांति के। तो इसका दूसरा कारण था लुई फिलिप का कमजोर पड़ना एवं उदारवादी नीति। दोस्तों पहला कारण क्या था दोस्तों लुई फिलिप जो थे वो 1847 में वो दोस्तों कमजोर पड़ गए थे और दोस्तों एक उदारवादी नीति के थे। तो इसलिए दोस्तों उसका कारण क्या हो गया कि वह दोस्तों कमजोर पड़ गए। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया उसके बाद दोस्तों उसका असफल विदेशिक नीति। और दोस्तों थर्ड दोस्तों क्या था भुखमरी एवं बेरोजगारी। दोस्तों 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था उसके दोस्तों 3 मुख्य कारण था लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति, दूसरा दोस्तों असफल विदेशिक नीति और थर्ड दोस्तों भुखमरी एवं बेरोजगारी। दोस्तों आपसे पूछ सकता है एग्जाम में इस वीडियो से कि 1848 की क्रांति के मुख्य कारण को लिखिए। तो आप दोस्तों इसमें 3 लिख सकते हैं लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति, असफल विदेशिक नीति, भुखमरी एवं बेरोजगारी। उसके दोस्तों इसके परिणाम क्या हुआ 1847 क्रांति के। तो उसके दोस्तों 1847 क्रांति के भी दोस्तों 3 परिणाम हुए। पहला दोस्तों क्या हुआ पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणतंत्र की स्थापना। दोस्तों पहला क्या हुआ दोस्तों पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया और द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। उसके दोस्तों क्या हुआ नेपोलियन थर्ड फ्रांस का सम्राट बना। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ हमारा नेपोलियन थर्ड जो नेपोलियन तृतीय दोस्तों क्या हुआ फ्रांस का सम्राट बना। तो उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि 1800 क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना था। दोस्तों 1800 क्रांति के बाद फ्रांस का शासन दोस्तों हमारा नेपोलियन थर्ड बना। उसका दोस्तों थर्ड क्या है दोस्तों हमारा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ। दोस्तों 1848 क्रांति के बाद दोस्तों मुख्य परिणाम हुआ दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ। दोस्तों ये दोनों का जो एकीकरण है इटली और जर्मनी का इस दोनों का प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ 1848 के क्रांति के बाद। तो दोस्तों हम इसमें एक एक करके जानते हैं। इटली का भी एकीकरण की प्रक्रिया जानेंगे और जर्मनी की भी एकीकरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे जो आपका इस चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। तो दोस्तों आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोस्तों इसमें आपसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट में एक पॉइंट में छुपा हुआ है। तो दोस्तों इसलिए इसको आप एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से रखिए और उसको आपको हम पॉइंट वाइज इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों हम आप पढ़ते हैं इटली के एकीकरण की ओर।
तो दोस्तों हमारा है इटली का एकीकरण। दोस्तों इटली का एकीकरण का दोस्तों इटली के एकीकरण में दोस्तों कुछ बाधक तत्व थे और कुछ सहायक तत्व थे। दोस्तों पहले हम जानते हैं इटली के एकीकरण में क्या सब बाधक तत्व है। बाधक दोस्तों, तो दोस्तों बाधक था दोस्तों विषम भौगोलिक परिस्थिति। पहला दोस्तों क्या था हमारा विषम भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा दोस्तों हमारा क्या था पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप। दोस्तों वो पड़ोसी देश कौन सब थे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि। दोस्तों एकीकरण में बाधक तत्व क्या सब थे, विषम भौगोलिक परिस्थिति जो दोस्तों उस समय का बना हुआ था। दूसरा दोस्तों पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप। और तीसरा दोस्तों क्या था पोप का प्रभाव। दोस्तों उस समय पोप का शासन चलता था, तो दोस्तों पोप का प्रभाव था। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि एकीकरण के सहायक तत्व क्या सब थे। दोस्तों एकीकरण में जो सहायक तत्व थे वो क्या सब थे। तो दोस्तों एकीकरण में पहला था दोस्तों राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। दोस्तों एकीकरण में दोस्तों पहला सहायक तत्व क्या था दोस्तों, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्या था दोस्तों, फ्रांस के घटनाओं का प्रभाव। दूसरा मेन पॉइंट दोस्तों क्या था, उस समय फ्रांस में घटना हुई थी उसका दोस्तों प्रभाव था। उसका दोस्तों थर्ड क्या था दोस्तों, नेपोलियन का सैन्य अभियान। दोस्तों थर्ड क्या था दोस्तों हमारा, नेपोलियन का सैन्य अभियान। दोस्तों फोर्थ क्या था हमारा, मेटरनी की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन। दोस्तों फोर्थ जो था क्या था हमारा, मेटरनी की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन। और दोस्तों फिफ्थ और लास्ट जो क्या था दोस्तों सहायक था वह था हमारा मेजनी, कांट कावर और गेरी वाल्डी का योगदान। दूसरा किसका कैसा योगदान दोस्तों ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दूसरा उसका कैसा कैसा योगदान था दोस्तों, इटली के एकीकरण में मेजनी, कांट कावर और गेरिबाल्डी का योगदान। तो दोस्तों अब इस स्लाइड में से हम क्वेश्चन सब ढूंढते हैं दोस्तों क्या सब है। तो दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछ सकता है पहला क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण के बाधक तत्व क्या सब थे। तो दोस्तों इटली के एकीकरण में 3 बाधक तत्व थे जिसमें जहां यहाँ हमने देखा, पहला दोस्तों देखा हमने विषम भौगोलिक परिस्थिति, दूसरा पड़ोसी देशों के हस्तक्षेप, दूसरा पोप का प्रभाव। उसके दोस्तों थर्ड हमसे जो क्वेश्चन पूछ सकता हुआ दोस्तों हमारा क्या है, एकीकरण का सहायक तत्व इटली के एकीकरण में क्या सब थे। तो दोस्तों उसमें कुल 5 थे। उसके दोस्तों हमसे पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा सहायक कौन किसका किसका योगदान था। दोस्तों उसके 3 का योगदान था दोस्तों, मेजनी, कांट कावूर एवं गेरिबाल्डी का योगदान था। उसके बाद दोस्तों इसे पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में किन घटनाओं का अधिक प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इटली के एकीकरण में फ्रांस के घटनाओं का प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों अब यहाँ तक वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका दोस्तों हम जानते हैं कि मेजनी, काउंट काबूल और गेरिबाल्डी का क्या योगदान था एकीकरण में। तो दोस्तों हम इसमें एक एक करके जानते हैं कि एकीकरण की प्रक्रिया में पहले जानते हैं हम मेजनी का योगदान। तो दोस्तों एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसमें दोस्तों हम पहले जानते हैं मेजनी का योगदान क्या था एकीकरण की प्रक्रिया में। तो दोस्तों एकीकरण का प्रक्रिया में मेजनी का क्या योगदान था। दोस्तों पहला इसमें दोस्तों था यंग इटली की स्थापना। दोस्तों क्या था पहला, यंग इटली की स्थापना। तो पहला क्या था हमारा, यंग इटली का योगदान। तो दोस्तों यंग इटली का स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है कि यंग इटली का स्थापना क्या कब हुई थी। ये दोस्तों आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार वीवीआई पॉइंट है दोस्तों। इसको दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, यंग इटली का स्थापना कब हुई थी। ये दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है यंग इटली का स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी। उसके दोस्तों मेजनी का दोस्तों ये सब किस में है, मेजनी के योगदान में। उसके दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, 1834 ईस्वी में। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दोस्तों आपका कि यंग इटली का स्थापना कब हुई थी, तो 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, 1834 ईस्वी में। उसका दोस्तों हम क्या जानते हैं, 1848 के क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन की शुरुआत। तो क्या था दोस्तों, 1827 के क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन की शुरुआत। उसका दोस्तों फोर्थ दोस्तों हमारा क्या था दोस्तों, फोर्थ दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया द्वारा सिंड्रिनिया पिनमोड के शासक एल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः पलायन। दोस्तों फोर्थ क्या था हमारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सिंड्रिनिया पिनमोड के शासक एल्बर्ट। दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सिंड्रिनिया पिनमोड के दोस्तों शासक कौन थे, एल्बर्ट की पराजय। दोस्तों वह हार गए थे लड़ाई, उसका दोस्तों उसका वहां से पलायन कर गए थे। तो दोस्तों एकीकरण की प्रक्रिया में मेजनी का क्या योगदान था। तो दोस्तों उसने यंग इटली की स्थापना की थी, कब की थी, 1831 ईस्वी में। उसके दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना की 1834 ईस्वी में। उसके दोस्तों क्या किया, उसके दोस्तों उन्होंने किया 1871 के अंदर पुनः वापसी जनवादी आंदोलन की उसने शुरुआत की। उसके दोस्तों उन्होंने सिडनी के पिनमोंट के शासक एल्बर्ट को हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया द्वारा दोस्तों हार गए थे वो।
अब जो जानते हैं दोस्तों हम हमारा काउंट कावड़ का क्या योगदान था। दोस्तों काउंट कावड़ का योगदान, दोस्तों काउंट कावड़ का पहला था उसमें दोस्तों विक्टर एमेनुअल जो है उसने वह प्रधानमंत्री बने दोस्तों। उसके काउंट कावड़ में दोस्तों क्या था, विक्टर एमेनुअल दोस्तों प्रधानमंत्री बने। उसका दोस्तों 1853 और 54 में क्रीमियम युद्ध में फ्रांस का कूटनीतिक रूप से सहयोग, दोस्तों का कूटनीतिक युग से दोस्तों रूप से उसका दोस्तों सहयोग था फ्रांस का। उसके बाद दोस्तों नीस और सेवाई को नेपोलियन थर्ड को देने का वादा किया। दोस्तों नीस और सेवाई किसको देने का दोस्तों वादा किया गया, काउंट कावड़ ने नेपोलियन थर्ड को। उसका दोस्तों 1859-60 में लंबोर्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेनेशिया ऑस्ट्रेलिया के ही कब्जे में। दोस्तों इस पॉइंट को समझ दोस्तों, 1859 में लंबोर्डिया पर अधिकार, लेकिन दोस्तों फ्रांस के विरोध के कारण वेनेशिया कहाँ दोस्तों रह गया, ऑस्ट्रेलिया के ही कब्जे में रहने का अधिकार मिला। उसका दोस्तों 1860 और 61 में परमा, मोडेना और टस्कनी पर अधिकार। दोस्तों कहाँ का दोस्तों 1860-61 में परमा, मोडेना, टस्कनी पर अधिकार। दोस्तों इसमें हमसे पूछ सकता है विक्टर एमेनुअल कहाँ का प्रधानमंत्री बना, दोस्तों इटली के एकीकरण में दोस्तों। उसके दोस्तों 1853-54 में क्रीमियम युद्ध में किसका कूटनीतिक रूप से सहयोग था, फ्रांस का। उसका दोस्तों नीस और सेवाएं किसको देने का वादा किया, नेपोलियन थर्ड को देने का वादा किया। उसके दोस्तों 1859 में लंबोटे पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध में कारण वेनेशिया ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में रहता। उसका दोस्तों 1860-61 में दोस्तों परमा, मोडना और टस्कनी पर अधिकार हुआ। उसका दोस्तों हम जानते हैं कि अब दोस्तों गेरिबाल्डी का जानते हैं हम क्या योगदान था। दोस्तों गेरिबाल्डी का दोस्तों इसमें निम्न योगदान था। दोस्तों पेशे से दोस्तों गेरिबाल्डी क्या था, पेशे से गेरिबाल्डी नाविक और मेजनी के विचारधाराओं के समर्थक, आगे चलकर काबुल के प्रभाव को संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बना। तो गेरिबाल्डी का दोस्तों क्या सब योगदान था, गेरिबाल्डी में दोस्तों क्या था, नाविक और मेजनी के विचारधाराओं का समर्थक, आगे चलकर दोस्तों काबुल के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बना। उसके दोस्तों सिसिली और नेपल्स का अधिकार किया और विक्टर एमेनुअल द्वितीय प्रतिनिधि शासक बना। विक्टर एमेनुअल दोस्तों क्या बना, द्वितीय, विक्टर एमेनुअल द्वितीय क्या बना, तो प्रतिनिधि शासक बना। किसका दोस्तों, सिसिली और नेपल्स का। किसका दोस्तों, सिसिली और नेपल्स का। उसके दोस्तों 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काबुल से मुलाकात और योजना को प्रत्याख्यान कर दिया गया। दोस्तों रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई गई थी, तो 1862 में। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है कि रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई गई थी, तो 1862 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों किसके मिलने का, उसको मुलाकात की योजना का परित्याग कर दिया गया दोस्तों, काबुल के मिलने से। उसके बाद दोस्तों गेरिबाल्डी का क्या योगदान था दोस्तों, इटली के दक्षिणी क्षेत्र के शासन बनने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। तो कहाँ का दोस्तों, इटली के शासन, इटली के दक्षिणी क्षेत्र का शासन बनने का प्रस्ताव खारिज किया और अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन व्यतीत करने लगे। किसने दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र का शासन बनने से प्रस्ताव खारिज कर दिया, गेरिबाल्डी ने। दोस्तों गेरिबाल्डी ने दक्षिणी क्षेत्र का शासन करने से प्रस्ताव खारिज कर दिया और दोस्तों अपनी संपत्ति जितना उसका संपत्ति था उसने राष्ट्र को साधारण किसान का जीवन, राष्ट्र को त्याग दिया और साधारण किसान का जीवन दोस्तों व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों उससे पूछ सकता है कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या था, तो गेरिबाल्डी पैसे से नाविक थी। इस सब का दोस्तों योगदान किसमें था, इटली के एकीकरण में। तो किसके एकीकरण में, इटली के एकीकरण में। उसके बाद दोस्तों इसमें पूछ सकता है कि आपको कि उन्होंने कहाँ का प्रस्ताव का शासन बनने से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र से। और दोस्तों रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई गई थी, तो 1862 ईस्वी में। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि एकीकरण का अंतिम चरण, दोस्तों इटली के एकीकरण का अंतिम चरण। तो दोस्तों इटली के एकीकरण का क्या अंतिम चरण था, तो अंतिम चरण में दोस्तों क्या था, इटली के एकीकरण में अंतिम चरण, दोस्तों एकीकरण का अंतिम चरण था। उसमें दोस्तों 1862 में काबुल की मृत्यु के बाद रोम और वेनेशिया पर विक्टर एमेनुअल ने स्वयं अधिकार किया। दोस्तों विक्टर मृत्यु के बाद रोम और वेनेशिया, तो रोम और वेनेशिया के शासक उस समय कौन था, किसको दिया गया था, काबुल को। उसकी मृत्यु दोस्तों कब हो गई, 1862 ईस्वी में। और दोस्तों 1862 ईस्वी में रोम और वेनेशिया की मृत्यु के बाद विक्टर एमेनुअल को दोस्तों क्या विक्टर एमेनुअल स्वयं अधिकार किया। दोस्तों उसके बाद काबुल की मृत्यु के बाद दोस्तों विक्टर एमेनुअल जो है उसने स्वयं अधिकार किया। उसके दोस्तों 1870 और 71 के फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच दोस्तों क्या हुआ, पर्सा, दोस्तों यहाँ पर्सा होगा, पर्सा के बाद युद्ध में उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी ने
वो वेटिकन सिटी का दोस्तों राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर दोस्तों किसका अधिकार हो गया, इटली का अधिकार हो गया। तो संपूर्ण रोम जीता तो उसमें किसका अधिकार हो गया, इटली का। इस तरह दोस्तों इटली का एकीकरण पूरा हुआ। दोस्तों आज के लेक्चर को हम दोस्तों क्लास को हम यही रहने देते हैं इटली के एकीकरण में। और दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। दोस्तों नेक्स्ट क्लास हम क्या देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण। आज का दोस्तों क्लास हम यही रहने देते हैं और आशा करता हूं कि आप अभी तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी भी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी कॉपी में लिख ले, जिससे आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये इस तरह से अगर हम चले तो हमारे तक सितंबर तक में आपको क्लास 10 का पूरी तरह से सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को हम इन रखते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलेगा। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं फिर रात 8 बजे, तब तक के लिए बाय।